डेट है आज 7 जनवरी 2021 और रोज़ की तरह हम करंट अफेयर करने के बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लास्ट में करेंगे आज के करंट अफेयर पे बेस्ड और कुछ स्टैटिक पोर्शन से करेंगे, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस हुई है अभी, ये किसने की है, क्या रिलेटेड न्यूज़ है, इसे देखेंगे। सेकंड है सागरमाला सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की है अभी गवर्नमेंट ने, तो इसे पढ़ेंगे। ट्राई फूड पार्क्स ये स्टार्ट किया है अभी, कहाँ पे स्टार्ट किया है, किसने स्टार्ट किया और क्या होता है, सब जानेंगे। अभी औरंगाबाद का नेम चेंज करने के लिए डिमांड आई है कि इसका नाम रखा जाए संभाजी नगर, तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है और क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या न्यूज़ बन सकती है और तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस कैसे हो सकती है, सब इसके बारे में ऑपरेशन करेंगे। जुडिशियल रिव्यू अभी तो इस न्यूज़ में था, तो इसे देखेंगे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। नेक्स्ट है सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी डील हुई है किसके बीच में, गल्फ कंट्रीज़ के बीच में, तो ये क्या है इसे देखेंगे। यक्षागन न्यूज़ में था, इसे देखेंगे। और टॉय कैथॉन 2020 क्या है, ये टॉय कैथॉन इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है जी एशियन वाटर बर्ड सेंसस। ये क्या है, ये अभी सेंसस हुई है, कहाँ से शुरू हुई है एशियन वाटर बर्ड सेंसस, ये जी आंध्र प्रदेश से। एशियन वाटर बर्ड का मतलब है जी एशिया, एशिया जो कॉन्टिनेंट है ना जी, एशिया महाद्वीप, उसके जितने भी वाटर बर्ड हैं, मतलब जो पानी में पक्षी रहते हैं ना, वाटर बर्ड उन्हें बोलते हैं, जो वेटलैंड पे रहते हो, पानी के आसपास रहते हो। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमियाँ, आर्द्र भूमि होती है जो, उनके आसपास जो बर्ड रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनकी मतलब एक तरह से गणना करना। सेंसस का मतलब होता है गिनना, गिनती करना, सेंसस। तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई है अभी, तो इसलिए न्यूज़ में थी। इसके बारे में डिटेल में बढ़ते हैं। ये एक एनुअल इवेंट होता है, हर साल होती है एशियन वाटर बर्ड सेंसस, हर साल। वॉलंटियर्स आते हैं, 1000 ऑफ वॉलंटियर्स अक्रॉस एशिया और ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में जो कंट्रीज आती है ना, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कॉन्टिनेंट, दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों के बीच में जो जो कंट्री आती हैं, दोनों को मिला के ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को मिला के, समझे। तो इनके जो बर्ड्स हैं उनको काउंट करने के लिए ये इवेंट हर साल होता है, हर साल जनवरी में ये स्टार्ट किया जाता है ये इवेंट। और कौन कराता है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, एक वेटलैंड इंटरनेशनल। ये क्या है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन हम न्यूज़ क्या पहले उसके बारे में बढ़ते हैं। पहले ये जान लो इस इवेंट को कौन करता है हर साल, कौन, जो बर्ड की पक्षी की गिनती कौन करता है, वेटलैंड इंटरनेशनल। और ये जो ग्लोबल वाटर बर्ड की मॉनिटरिंग प्रोग्राम होता है उसका पार्ट है ये, एक एशियन जो वाटर बर्ड की सेंसस होती है, किसका पार्ट है, ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो पूरे ग्लोब में, पूरे संसार में, मतलब एक वर्ल्ड का वाटर बर्ड का मॉनिटरिंग प्रोग्राम होता है कि उसमें जो पक्षी हैं पानी के उनको मॉनिटर किया जाता है, समझे। और इस प्रोग्राम को बोलते क्या हैं, इस प्रोग्राम को बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, मतलब कि पूरे कंट्रीज़ में, सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ की जो वाटर बर्ड की सेंसस होती है उसी का प्रोग्राम, उसी का पार्ट है ये प्रोग्राम, एशियन वाटर बर्ड सेंसस, समझे। और कब स्टार्ट किया गया था ये प्रोग्राम, किया गया था 1987 में, 1987 में। और क्या मॉनिटर करता है, मेन फोकस यही होता है कि जो वाटर बर्ड होते हैं और वेटलैंड्स पे उनका मॉनिटर करना, पूरे वाटर बर्ड को, पक्षियों को। इंडिया में ये एनुअली कौन कराता है, इंडिया में कराता है जी वेटलैंड इंटरनेशनल, तो होता ही है। और दूसरा इसका साथ कौन देता है, BNHS, ये क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंडिया में कौन कराता है, वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ मिलके बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये कराती है। वाटर बर्ड क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको, वाटर बर्ड जो भी वेटलैंड के आसपास होते हैं, अकॉर्डिंग टू वेटलैंड इंटरनेशनल, वाटर बर्ड को डिफाइन किया है वेटलैंड इंटरनेशनल ने कि वो स्पीसीज ऑफ बर्ड होते हैं जो वेटलैंड पे डिपेंड होते हैं, मतलब आर्द्र भूमि पे डिपेंड होते हैं, उसके आसपास घूमते हैं, वहीं पे अपना खाना पीना सब वहीं करते हैं वेटलैंड के आसपास। और अब समझते हैं ये BNHS क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये जी एक सोसाइटी है, रजिस्टर मतलब NGO टाइप है, एक नॉन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था है एक NGO टाइप। तो ये कब बनी थी, 1883 में,
आज़ादी से पहले की बनी हुई है, 1883 में, 15 सितंबर 1883 में बनी हुई थी। इसका काम क्या है? काम यही है जी, जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जैव जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पे रिसर्च करना, खोज करना और कंजर्व करना, बचाए रखना, उसका काम है। जैव विविधता को बचाए रखना, बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखना, और सपोर्ट करना, बढ़ावा देना रिसर्च को, समझे? ये काम है इसका। और ये मैंने बता ही दिया कब सेटअप हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है जी मुंबई में, मुख्यालय। और अब पढ़ते हैं वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल क्या है? ये जी, ये भी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें गवर्नमेंट और एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी संस्था सब पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था है ये एक। कब बनाई गई थी ये और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर है जी, कहाँ पे? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में जगह है एक, वेजेनिंजन। और याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एनजीओ और गवर्नमेंट की सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, एनजीओ और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, समझे? और कब फाउंड हुई थी ये? 1937 में, 1937 में इसको बनाया गया था, वेटलैंड इंटरनेशनल को। यहाँ पे शायद लिखा नहीं है जी, तो इसके बारे में यही न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इस मंत्रालय ने अभी स्टार्ट की है सी प्लेन सर्विसेज, सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। इसमें है क्या? इसमें जी एक सी प्लेन तैयार किए हैं, एरोप्लेन। सी प्लेन का मतलब है जी ऐसे सी प्लेन, एक ऐसा सी प्लेन होगा आपका, मतलब जहाज होगा, कैसा कि वो क्या है, वाटर पे, पानी पे ही टेक ऑफ कर सकता है और लैंडिंग कर सकता है। टेक ऑफ का मतलब होता है जब जहाज अर्थ से उड़ान भरता है आसमान की तरफ, उसे टेक ऑफ बोलते हैं। और जब उतरता है आसमान से नीचे अर्थ पे, उसे बोलते हैं लैंडिंग। तो ये कैसा सी प्लेन है? ये ऐसा सी प्लेन है कि समुद्र में पानी पे ही ये उतर सकता है और पानी से ही टेक ऑफ कर सकता है, समझे? तो ये सी प्लेन क्या है, क्या करेगा? ये सी प्लेन सर्विस प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्टेशन की। इसके लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाएंगे। स्पेशल पर्पज व्हीकल कोई, ये कोई गाड़ी नहीं है जी, ये स्पेशल पर्पज व्हीकल ये है जी। एक मान लो आपका एक मेंबर का ग्रुप बना लिया और ये इसको प्रमोट करने के लिए काम करेंगे, समझे? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, विद इन छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल पर्पज व्हीकल वो काम करती है। कोई भी किसी भी काम के लिए बना लेते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए। ये क्या है? रेगुलर पर्पज के लिए यूज होगा। बेसिकली एक लीगल ऑब्जेक्ट होता है स्पेशल पर्पज, जो ये स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है, ये क्या है? एक लीगल ऑब्जेक्ट होता है जो पर्टिकुलर टास्क के लिए गठन किया जाता है। इसका पर्टिकुलर टास्क मतलब कि कोई भी इसे टास्क दे देते हैं और उसको उसका पर्पज फुल करने के लिए ये इम्प्लीमेंट करता है उसे, समझे? अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। ये सी प्लेन सर्विसेज स्टार्ट की है। ये क्या है कि सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी है, वो इसको एग्जीक्यूट करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी। मतलब इसका लागू कौन करेगी इस सर्विसेज को? सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? उसी मिनिस्ट्री के अंदर जिसने सागरमाला सी प्लेन सर्विस को स्टार्ट किया है। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, इस मिनिस्ट्री के अंदर। अब ये क्या और काम करेगी? एक आपने सुना होगा उड़ान, उड़ान स्कीम गवर्नमेंट की। उड़ान का फुल फॉर्म है जी उड़े देश का आम नागरिक। ये क्या करती है? जो सब्सिडी दे के ना, सब्सिडी दे के सब्सिडाइज रेट पे जो पुअर पीपल होते हैं उनको, ये क्या है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी जहाज़ में बैठ सकें। तो इसमें गवर्नमेंट ने फिक्स किया था कि 2500 से ज़्यादा टिकट का रेट नहीं होना चाहिए। जो हाफ हाफ जहाज, जैसे मान लो कोई प्लेन है, उसमें जितनी भी सीट है उसमें हाफ सीट रिज़र्व होंगी। मतलब उनकी जो वो है प्राइस, सीट का प्राइस, आप मान लो प्लेन में जाना चाहते हैं, उनका प्राइस 2500 से ज़्यादा नहीं होगा, 2500 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर अगर फ़्लाइट 1 घंटे की है,
1 आवर की फ़्लाइट है, तो 2500 से ज़्यादा रेट नहीं होगा उसका। तो इसको जो क्या है ना, ये सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की है जो ये गवर्नमेंट, इसके अंडर भी उड़ान स्कीम के अंडर इसको सब्सिडाइज कर सकती है, समझे। और ये सी प्लेन सर्विस जो होगी, इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। इसके बेनिफिट ये होंगे जी, देखो जी, एक तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सकेगा अक्रॉस द नेशन, कंफर्टेबल और फास्टर। कैसे, मान लो ये जी हमारा इंडिया, समझे, ये इंडिया है, तो जो सागरमाला सर्विस सी प्लेन सर्विस है, मान लो यहाँ से किसी पैसेंजर को ले जाना, टूरिस्ट को ले जाना है यहाँ पे, या यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो सी प्लेन सर्विस होगी। ये पानी का जहाज़ होगा सी प्लेन, ये यहाँ से डायरेक्ट उठाएगा और यहाँ पे छोड़ देगा, क्योंकि ये क्या है, सी प्लेन को कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि पानी में उतर सकता है, ये लैंड कर सकता है और टेक ऑफ भी पानी से कर सकता है, समझे। और फ़ायदा, कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी और टूरिज़्म बढ़ेगा। और जो रिमोट प्लेसेस होते हैं जी, सुदूरवर्ती एरिया हिंदी में बोलते हैं, और ऐसे इलाके जो दूर दराज के इलाके होते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी है ही नहीं बिल्कुल, जहाँ पे ना रोड है ना ट्रेन है, कोई भी सर्विस नहीं है, ऐसे एरिया में इसको सर्विस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो टूरिस्ट क्या है, ये टूरिज़्म को बूस्ट करेगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों। और क्या करेगा, टाइम तो सेव करेगा जी, सेव ट्रेवल टाइम। और क्या करेगा कि अक्रॉस रिवर, हिली एरियाज़ और लेक्स वगैरह सब में डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग होती है उसको रिड्यूस करेगा, जो टाइम लगता है ना अभी उसको। क्या कि मान लो आपको यहाँ से, कहाँ गया मैप, ये जी, मान लो यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो आप पहले क्या थे, यहाँ से रोड से जाओगे, समझे, रोड से जाओगे, या आपको यहाँ पे जाना है बंगाल में, यहाँ से रोड से जाओगे। सी प्लेन सर्विस होगी जो क्या है, डायरेक्ट ये मान लो यहाँ पोर्ट से किसी पैसेंजर को उठाएगा और यहाँ पे जाके छोड़ देगा, पानी में लैंड कर जाएगा, समझे, तो टाइम भी बचेगा इससे। नेक्स्ट क्या है जी, इससे जब ये सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की जाएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट करेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी, रोज़गार भी तो मिलेंगे जी लोगों को जब टूरिस्ट आएंगे और ये सर्विसेज होंगी, समझे। अब ऐसी सर्विस पहले भी स्टार्ट की जा चुकी है, कहाँ पे, अहमदाबाद में कहाँ से, केवड़िया से लेकर साबरमती रिवर फ्रंट तक। कब स्टार्ट की थी, अभी स्टार्ट की है जी, अक्टूबर 2020 में, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। केवड़िया से लेकर साबरमती, ये कहाँ पे, अहमदाबाद में। अब ये सागरमाला प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट की है ये सी प्लेन सर्विस। अब सागरमाला प्रोग्राम क्या है ये देखते हैं। सागरमाला प्रोग्राम जी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, यूनियन गवर्नमेंट ने 2015 में, 2015 में। किस लिए ये स्टार्ट किया था जी, सागरमाला मेनली ये है ना आपका इंडिया, ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरिया, इन पे कनेक्टिविटी बढ़ानी है सागरमाला के थ्रू। पोर्ट का डेवलपमेंट करना, जो बंदरगाह होती हैं उनका डेवलपमेंट करना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो इसको डेवलप किया जा सके इस एरिए को, इसलिए सागरमाला चलाया था, समझे। इसको मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, मैकेनाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन किया जा सके कोस्टल लाइन को, इसलिए चलाया था इसको। कार्गो जो ट्रैफिक है उसको हैंडल अच्छे से किया जा सके। कार्गो को मतलब होता है सामान ही को बोलते हैं, जो सामान वगैरह यहाँ पे आता है पोर्ट वगैरह पे, कार्गो, उनकी हैंडलिंग अच्छे से की जा सके। तो इसमें यही था, इतनी न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी ट्राई फूड पार्क्स। ट्राई फूड पार्क अभी सेटअप होंगे मध्य प्रदेश में, इसलिए न्यूज़ में था। ट्राई फूड पार्क सोचो, मैंने 4 तारीख को शायद आपको करंट अफेयर में कराया था, ट्राईफेड के बारे में पढ़ाया था, ट्राईफेड। और उसमें इनिशिएटिव है ये किसका, ट्राईफेड का इनिशिएटिव है, ट्राई फूड। तो ये मैंने उसमें भी कराया था आपको। और आज देखो न्यूज़ में भी दोबारा भी आ गया है कि ट्राई फूड पार्क है जो, वो सेटअप होंगे मध्य प्रदेश में। ये इनिशिएटिव मैंने बताई थी किसका है, ट्राईफेड का इनिशिएटिव है। ट्राईफेड किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। ये जॉइंट इनिशिएटिव है ट्राई फूड, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसके अंडर ट्राईफेड और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, दोनों मिलके इसे बनाएंगे ट्राई फूड पार्क को। और याद रखना, ट्राई फूड पार्क से कंफ्यूज मत होना, पार्क ये कोई ऐसा पार्क नहीं है जहाँ पेड़ पौधे होंगे ना, ये पार्क मतलब है जी इंडस्ट्रीज बनेंगी, एक तरह से कंपनीज बनेंगी, फूड प्रोसेसिंग सेंटर, समझे, फूड प्रोसेसिंग सेंटर। और ट्राईफेड
किसके अंडर काम करती है? ट्राइबल अफेयर के। और ट्राइफेड है क्या? मैंने 4 तारीख को बहुत अच्छे से बताया था, फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ट्राइफेड है क्या? ट्राइफेड है जी, ट्राइफेड, ट्राइबल, इससे ट्राई से बनता है जी ट्राइबल, और इस कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, समझे? ये ट्राई से इतना बनता है और फेड FED से बनता है फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कब सेटअप हुई थी जी? ये सेटअप हुई थी जी 1987 में। एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। ये कब बताया था? ये बनाया था 1984 में। 1984 में एक्ट बनाया था और 1987 में ये बनी थी एक्ट के थ्रू। जब एक्ट के थ्रू बनी है तो आपको पता है वो कैसी बॉडी हो गई? जब एक्ट के थ्रू बनती है तो स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है हिंदी में? सांविधिक बॉडी, सांविधिक संस्था, सांविधिक, जो किसी कानून से बनती है। ट्राइफेड याद रखना है, ट्राइफूड पार्क किसका इनिशिएटिव है? ट्राइफेड का और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का। अब ट्राई फूड पार्क में होगा क्या? फूड प्रोसेसिंग सेंटर होंगे। ये क्या करेंगे? ये ट्राई फूड पार्क है जो एक योजना लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, वन धन योजना, उसके अंडर ये लॉन्च किए थे ट्राई फूड पार्क। और वन धन योजना कब लॉन्च की थी? 2020 में। इसमें होगा क्या? इसमें होगा जी ये वन धन केंद्र बनाए जाएंगे। ट्राई फूड पार्क में वन धन केंद्र बनाए जाएंगे। वो क्या करेंगे? ट्राइबल्स हैं जो इंडिया के, वहाँ पे जो जैसे MP में बनाया जा रहा है, यहाँ से ट्राइबल से क्या है, रॉ मटेरियल लेंगे, कच्चा माल लेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद पैकेज करेंगे, स्टोर करेंगे और बेच देंगे। इससे फ़ायदा क्या है? जो ट्राइबल्स है ना उनको रोज़गार मिलेगा। क्या मिलेगा? रोज़गार। अब ये क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, वो क्या करेगी? हर 3 साल में, हर 3 साल में प्राइस को रिवाइज करेगी। मतलब जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है ना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं? जैसे मान लो जो ट्राइबल्स कलेक्ट करते हैं ना फॉरेस्ट से, ट्राइबल्स, ट्राइबल्स जो अनुसूचित जनजाति होती हैं, जो कि जंगलों में रहती हैं, वो जंगलों से जो फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो गोंद हो गया आपका, गम, या फिर फूल पत्ती छोटे छोटे हो गए, समझे? ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। जो उनको कलेक्ट करते हैं उनके लिए एक प्राइस, निर्धारित प्राइस अनाउंस करती है मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे आपके क्रॉप के लिए किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है, समझे? तो इस प्राइस को एवरी 3 ईयर, 3 साल में रिवाइज करेगी। तो इसमें यही था। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? अभी डिमांड आ रही है महाराष्ट्र से कि जो औरंगाबाद है ना उसका नाम चेंज किया जाए, संभाजी नगर, संभाजी नगर, संभाजी नगर रखा जाए। इसके बारे में क्यों आ रही है जी संभाजी नगर रखा जाए? पहले शिवसेना ने भी डिमांड की थी जी, पहले बहुत दिनों से शिवसेना, आप जानते हो ना शिवसेना पार्टी है जी, स्टेट पार्टी शिवसेना, जिसके अभी कौन है शिवसेना? आपने नाम उद्धव ठाकरे का नाम सुना होगा ना जी। उद्धव ठाकरे जी अभी CM है वहाँ के महाराष्ट्र के, उसकी पार्टी है ये शिवसेना महाराष्ट्र में। तो शिवसेना ने डिमांड की है कि बहुत बहुत दिनों से डिमांड कर रहा है कि औरंगाबाद सिटी है ना उसका नाम चेंज किया जाए संभाजी नगर। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसका कुछ बैकग्राउंड जानते हैं जी इसके बारे में? हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, देखो जी, एक तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा, औरंगाबाद और संभाजी नगर मतलब क्यों रखना चाहते हैं। एक दूसरा, सिटी का नाम चेंज कैसे होता है? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई ऐसा प्रोविजन है, प्रावधान है कि सिटी का नाम चेंज कैसे होगा? ये सब जानेंगे हम। तो पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि औरंगाबाद है ना वो 1610 में बनाया गया था। किसने बनाया था? मलिक अंबर ने। मलिक अंबर था जी निजाम शाही डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है जी कुल या वंश, वंश बोलते हैं। निजाम शाही डायनेस्टी का था मलिक अंबर, इसने बनाया था 1610 में, 1610 में औरंगाबाद को। लेकिन औरंगाबाद का नेम औरंगाबाद किसने रखा? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने रखा। औरंगजेब आप जानते हो ना, मुगल एम्परर था औरंगजेब, उसने रखा था। अब डिमांड क्यों आ रही है किसका नाम चेंज किया जाए? क्योंकि औरंगजेब ने नाम रखा था ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनके बेटे थे। कौन? संभाजी महाराज। इनको किडनैप कर लिया था, मतलब इनको
पकड़ लिया था औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने क्या है, इनको मार दिया था। किसको? संभाजी महाराज को। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि औरंगजेब के नाम पे नहीं, संभाजी महाराज के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, महाराष्ट्र मराठा रीजन ये पूरा पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी इसका रूल करते थे। यहाँ पे मराठा रूल हुआ करता था। तो जो संभाजी महाराज थे उनको मार के औरंगजेब नाम रखा था, औरंगाबाद इसका औरंगजेब ने। तो ये कह रहे हैं कि इसका नाम संभाजी महाराज के ऊपर रखा जाए, इसलिए डिमांड कर रहे हैं। अब सिटी का नाम चेंज कैसे होता है? देखो जी, पहले एक ना 1995 में औरंगाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था कि संभाजी नगर रखा जाए औरंगाबाद का नाम। लेकिन ये म्यूनसिपल चेंज नहीं कर सकती नाम सिटी का। देखो जी, अगर मान लो किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी राज्य का नाम चेंज करना है, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट हमारी। पार्लियामेंट क्या है? एक आर्टिकल 3 के अंदर एक रिजोल्यूशन लेके आएगी हमारा संविधान का अनुच्छेद 3 के अंदर। और याद रखना, जब ये अनुच्छेद 3 के अंदर नाम चेंज किया जाता है ना स्टेट का, तो ना प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है, प्रायर परमिशन, जब रिजोल्यूशन लाया जाता है। और प्रेसिडेंट की परमिशन लेने के बाद फिर दोनों सदन में, दोनों हाउस में पास किया जाता है और नाम चेंज हो जाता है किसी भी स्टेट का। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, जब आर्टिकल 3 के अंदर नाम चेंज किया जाता है ना किसी स्टेट का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाता। समझ रहे हो? संवैधानिक सुधार नहीं समझा जाता इसे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाता इसे आर्टिकल 3 के अंदर। लेकिन सिटी का नाम ना स्टेट कर सकता है, स्टेट के पास पावर है कि स्टेट अपने आप किसी भी सिटी का नाम चेंज कर सकता है। उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो विधानसभा, उसमें रिजोल्यूशन पास करेगा और किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर देगा। समझे? इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जुडिशियल रिव्यू। हर साल डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी या कोई पीसीएस हो, हर साल क्वेश्चन आता है जी इससे सारी। और मेंस में भी देखना, मेंस में हर दूसरे साल, यूपीएससी के तो मेंस में हर दूसरे साल इससे क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको लिखना ही होता है, एक क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि उसमें आपको जुडिशियल रिव्यू को डालना ही डालना है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट अभी न्यूज़ में क्यों था जुडिशियल रिव्यू? इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी किसी ने कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? जो पार्लियामेंट है ना, हमारी पार्लियामेंट, उसको नया बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ने नया बनाने के लिए उसे अनुमति दे दी और बन भी रहा है। अब आपको पता होगा, न्यूज़ में है, कई पिछले 3-4 महीनों से न्यूज़ में है। तो इसको पिटीशन डाली है इसकी सुप्रीम कोर्ट में कि इसको रोका जाए, जुडिशियल रिव्यू किया जाए इस गवर्नमेंट के डिसीजन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया जुडिशियल रिव्यू करने से। समझे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले सकती है, कोई भी डिसीजन किसके हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकती है कि बस वो संवैधानिक जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करता हो। इसलिए दूसरा क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कंसर्न नहीं है, कोई भी ये परेशानी नहीं है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो काम है, प्रायोरिटीज है, उसका जुडिशियल रिव्यू करे। जुडिशियल रिव्यू का मतलब नहीं है कि वो गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप करे, उसका काम फैसिलिटेटर का है जुडिशियल रिव्यू करने का मतलब। समझे? तो ये जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, पूरा डिटेल में जानते हैं इसे। न्यूज़ में क्या था ये तो देख लिया आपने। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? ये जुडिशरी की पावर है, जुडिशरी की पावर। देखो, आपको इससे जानने से पहले एक चीज़ जानो, हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है हमारा, हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 3 पिलर पे बेस्ड है। कौन कौन से 3 पिलर हैं? एक तो एग्जीक्यूटिव, एक है जी लेजिस्लेचर और एक है जी जुडिशरी। जुडिशरी को बोलते हैं न्यायपालिका हिंदी में, और लेजिस्लेचर को बोलते हैं विधानपालिका, और एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका। समझे? इन पे बेस्ड है। और संविधान में ये प्रावधान है कि ये तीनों के लिए अलग अलग पावर डिफाइन की गई हैं, एरियाज जुरिस्डिक्शन दिए गए हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल हमने अडॉप्ट किया हुआ है। चेक्स एंड बैलेंस करता है वो, चेक्स एंड बैलेंस कि एक दूसरी अथॉरिटी किसी की पावर को यूज ना करे। समझे? और अगर दूसरी अथॉरिटी कोई ज़्यादा पावर यूज कर रही है तो ये
मान लो जुडिशरी कर रही है तो लेजिस्लेचर उस पर लगाम लगा सकता है, या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी संविधान से बाहर जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर, तो जुडिशरी इन पर रोक लगा सकती है, समझे। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस का। और इसी को फैसिलिटेट करता है जुडिशल रिव्यू। जुडिशरी जुडिशल रिव्यू से यही देखती है, समझ में आया। तो जुडिशल रिव्यू है क्या, जुडिशरी की पावर है, क्या करने की पावर है ये जी, रिव्यू कर सकती है गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने या फिर एग्जीक्यूटिव ने, मतलब या न्यायपाल, मतलब ये कार्यपालिका या विधानपालिका, किसी ने भी कोई भी डिसीजन लिया है तो उसका रिव्यू कर सकती है, देख सकती है ये संविधान के अनुसार है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं है, समझे। यही होता है जुडिशल रिव्यू करना। अभी जुडिशल रिव्यू कहाँ से आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13, 32, 136, 142, 147, इतने सारे आर्टिकल में जुडिशल रिव्यू इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनमें प्रावधान है जुडिशल रिव्यू का। याद रखना जुडिशल रिव्यू का है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, मतलब वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन इन आर्टिकल के थ्रू इनडायरेक्टली जुडिशल रिव्यू का जो प्रावधान है इन आर्टिकल के थ्रू आता है, समझे। तो हमारा ये कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशल रिव्यू का कंसेप्ट ऑलरेडी इंसर्ट है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशल रिव्यू का प्रावधान है। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, जुडिशल रिव्यू है क्या, मतलब जुडिशल रिव्यू की पावर इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में दिए गए हैं, मूल अधिकार है हमारा जो, उनको बचाया जा सके। और दूसरा आर्टिकल 13 के अनुसार कोई भी मान लो स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, कोई ऐसा लॉ बनाए जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो, सिटीजन के फंडामेंटल राइट का, तो तब जुडिशल रिव्यू काम आता है। अब इसकी और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं जो आप मेंस में लिख सकते हो, कि इम्पोर्टेंस क्या है। मान लो आ जाए क्रिटिकली एग्जामिन करो जुडिशल रिव्यू को, तो आपको इम्पोर्टेंस भी बतानी पड़ेंगी और फिर क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों बताने होंगे जुडिशल रिव्यू में, समझे। तो इसकी इम्पोर्टेंस और वो देख लेते हैं। उससे जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, कि जुडिशल रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में एक केस था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है जी, मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचे का पार्ट है, कि इसको जुडिशरी से छीना नहीं जा सकता, समझे। कैसे, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, नया वर्ड आ गया ये जी। एक सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा केस हुआ है 24 अप्रैल, ये तो डेट आपको याद रखनी है, डेट भी पूछ लेते हैं, 24 अप्रैल 1973। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में तो डेट पूछ लेंगे, या आईबी, ईपीएफओ या आपके सीएपीएफ। 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसमें 13 जज की बेंचेस बैठी थी, मतलब आज तक का सबसे बड़ा ये केस है। 13 जज का बैठे थे कोई केस सुनाने के लिए, और इस केस का नाम था केशवानंद भारती केस। केशवानंद आपने सुना होगा, केशवानंद भारती, लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा आपने, केशवानंद भारती केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था, सिद्धांत दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का, समझे। तो इसमें कहा था बेसिक स्ट्रक्चर में कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह सकता, उसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता है। जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ कानून बना के अमेंडमेंट करके हटा नहीं सकती। जैसे कि फंडामेंटल राइट है आपके, जो अगर ये इम्पोर्टेंट है, जैसे राइट टू लाइफ है, तो उसे हटा नहीं सकती, समझ आया। अब ये एक चीज़ और याद रखनी है कि इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये डिफाइन नहीं किया था, ये बस ये बोल दिया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट है किसके, बेसिक स्ट्रक्चर के। और गवर्नमेंट ने केशवानंद भारती केस में एक्चुअली कहा था कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, पार्लियामेंट है पूरे संविधान को अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, सुधार नहीं कर सकती। तो इसके अनुसार क्या होगा, संविधान के मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती गवर्नमेंट, समझे। और एक चीज़ याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है,
और ना ही कहीं नाम मेंशन है बेसिक स्ट्रक्चर का। ये सिर्फ किसने, जुडिशरी ने दिया था, डॉक्ट्रिन उसी ने बताया था, समझे। और इस केस में तो डिफाइन भी नहीं किया था, बस इतना कहा था कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का मूल ढांचा है उसका आप उसे हटा नहीं सकते, पार्लियामेंट से ये बोला था। इसमें इतना ही है। लेकिन अपनी न्यूज़ पे आते हैं कि जुडिशल रिव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, ये देखते हैं, जो मेंस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है लिखने के लिए। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जुडिशल रिव्यू की? पहला, एक तो जी यही जो अभी बताया इस इतने डिस्कशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है, एसेंशियल है। सेकंड क्या है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की जो पावर है उसको चेक करने के लिए कि मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है ये पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव, तो उसको मिसयूज़ नहीं होना, उसको मिसयूज़ से बचाने के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। तीसरा क्या है, मैंने पहले ही बताया कि राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वगैरह को पीपल्स के बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है कि फेडरल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। फेडरल बैलेंस का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सेंटर और स्टेट को पावर दी गई है ना, कि सेंटर स्टेट की पावर का मिसयूज़ ना करे, स्टेट सेंटर की पावर का मिसयूज़ कोई ना करे। तो दोनों अपनी पावर अपने जुरिस्डिक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं, इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए जुडिशल रिव्यू ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को भी मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। भाई जुडिशरी है वो भी तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके लिए भी ज़रूरी है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव की टायरनी, टायरन का मतलब होता है जी निरंकुश, ये जी निरंकुशता, निरंकुशता मतलब कि अत्याचार, एक तरह से क्रूरता, अत्याचार। एग्जीक्यूटिव की टायरनी से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड है किससे, जुडिशल रिव्यू से। कुछ प्रॉब्लम क्या, ये आप नेगेटिव पॉइंट में लिखोगे। वो क्या लिखोगे कि गवर्नमेंट की जो फंक्शन है ना उसको लिमिट करता है जुडिशल रिव्यू, कि जो गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है, जितने भी काम करती है, जुडिशल रिव्यू क्या है उसको लिमिट लगाता है, रोक लगाता है। दूसरा, ये क्रिटिक्स बोलते हैं क्या, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर एक्सरसाइज किए हैं उसका उल्लंघन करता है, वायलेट्स करता है, समझे इसका। सेकंड क्या है प्रॉब्लम जुडिशल रिव्यू से, ये क्या है, 2 बार ये हो गया जी पोस्ट। नेक्स्ट क्या है ये, कि जो जज की ओपिनियन है किसी भी जुडिशल में, वो क्या है कि एक बार मान लो आज जजमेंट आया, कोई न्याय आया किसी भी जज का, समझे, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, वो क्या है रूलिंग बन जाता है एक तरह से, मतलब रूल बन गया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई भी जजमेंट सुना है, फैसला आज डिसीजन लिया, तो वो तब तक काम करता है तब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ ना बना दे या ऑर्डिनेंस ला के उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मतलब लॉ में कन्वर्ट ना कर दे, या तो उसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट की तो जज की बेंच बैठी और कोई भी गाइडलाइंस जारी की वो बन गई जी, अब पूरी देश में लागू होंगे। लेकिन पार्लियामेंट को तो सेशन बुलाना पड़ता है, पास कराना पड़ता है, लॉ पास भी नहीं होता, मेंबर नहीं हो पाता पास पार्लियामेंट से, आपको पता है इतना हंगामा होता है, तो बहुत टाइम लगता है। या फिर क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ले आती है। ऑर्डिनेंस का मतलब है कि अध्यादेश, ऑर्डिनेंस मैंने कल भी बताया था बहुत अच्छे से, अध्यादेश क्या होता है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 123 के अंदर और गवर्नर 213 के अंदर ऑर्डिनेंस ला सकता है, जब एक हाउस या दोनों हाउस सदन में ना हो। तो इसलिए ये क्या है प्रॉब्लम है कि कोई भी लॉ मान लो अब कोई डिसीजन सुनाया किसी भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, वो आगे तक डिसीजन बन जाता है, फिर कोर्ट भी उसी डिसीजन को फॉलो करती है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है जी, ये क्या है कि पब्लिक को हार्म कर सकता है। कैसे, कि मान लो किसी जज का खुद का सेल्फिश या पर्सनल मोटिव इन्वॉल्व हो सकता है जजमेंट में। नेक्स्ट क्या है इससे, नेक्स्ट है जी दूसरा, ये क्या है जो फेथ होता है पीपल का, भाई लोगों की आस्था होती है गवर्नमेंट में। अगर जुडिशरी ये सारे काम करेगी, जुडिशरी क्या है सुनाएगी जजमेंट कि गवर्नमेंट ये काम सही से नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, तो पीपल है, लोग हैं, उनका विश्वास उठ जाएगा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट तो सही काम करती नहीं है, गवर्नमेंट है ही नहीं, उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए भी ये क्या है नुकसानदायक है जुडिशल रिव्यू। तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कराता हूँ, क्या कि 2020 के पेपर में, यूपीएससी के 2020 के पेपर में सिविल सर्विस एग्ज़ाम में प्रीलिम में एक क्वेश्चन पूछा था जुडिशल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और याद रखना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर साल क्वेश्चन आता है। देखो जी आप ना
एक बात बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट, आपको कोई कोचिंग सेंटर वाला नहीं बताएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप कोचिंग लेने जाओगे ना, 2-3 साल तक तो यही भटकते रहोगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बोल देंगे इतनी ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, भैया इतनी सारी बुक पढ़ लेंगे, लेकिन क्या है कि आपको पीएचडी थोड़ी करनी है, आपको तो एग्ज़ाम निकालना है ना। तो एग्ज़ाम निकालना है, मैंने बहुत बार आपको 1-2 बार पहले ही वीडियो में बताया कि सिर्फ और सिर्फ आप सिलेबस देखो यूपीएससी का, और क्या क्वेश्चन पेपर देखो लास्ट ईयर के, सिर्फ यूपीएससी के। आपको किसी कोचिंग सेंटर के क्वेश्चन पेपर करने की जरूरत नहीं है, ना तो इनसाइट के, ना विजन के, ना आपके किसी दृष्टि आईएएस के, ना किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के, शंकर आई, किसी के भी नहीं, किसी के नहीं करने हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, यूपीएससी, सिर्फ और सिर्फ ओनली यूपीएससी करना चाहते हो यूपीएससी के, पीसीएस करना चाहते हो तो पीसीएस के क्वेश्चन पेपर देखो, प्री के, मेंस के, और कुछ नहीं। अब हर साल इससे, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशल रिव्यू, इस पर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन क्या आया था उसे अटेम्प्ट करेंगे, आप देखेंगे क्या सीखा आपने यहाँ से। चलिए उसे अटेम्प्ट करते हैं। ये जी, ये क्वेश्चन आया था। ये क्या क्वेश्चन है जी, देखो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ें जी आप, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ें। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के ट्रांसलेट करता हूँ, हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Constitution of India defines the basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy। ये कह रहा है कि हमारे भारत का संविधान बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। किसके किसके पक्ष में? सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के रूप में, संघवाद के रूप में, मूल अधिकारों के रूप में इसे डिफाइन करता है, परिभाषित करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू to safeguard the citizens' liberty to preserve the ideas on which the construction is based। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है जी, जो भारत का संविधान है वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू है ना, जो जुडिशियल रिव्यू को हिंदी में बोलते हैं न्यायिक पुनर्लोकन, पुनर्वलोकन, ये क्या है जी, देख लो आप। तो इसको जुडिशियल रिव्यू है जो इसको डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड करता है, मतलब ये प्रावधान है कि हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है। और सेकंड स्टेटमेंट करिए कि हमारा संविधान इसको परिभाषित करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। आपको बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1, 2 या दोनों गलत है। देखो जी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया आपको, जुडिशियरी ने बताया था इसको केशवानंद भारती केस में, ये संविधान में कहीं पे भी नहीं है, तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। और जुडिशियल रिव्यू तो है ना आर्टिकल 13 के थ्रू इनडायरेक्टली, 32 के अंदर, 226, ये सारे आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल है इनमें है। तो क्या है कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर इसका सही था, जिसने सेकंड लगाया होगा उसका करेक्ट हो गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है जी, सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी डील हुई है अभी गल्फ़ कंट्रीज़ की। ये डील क्या है सब जानेंगे। और क्या हुई है कि ये इस डील में अभी क्या है कि गल्फ़ कोऑपरेशन एक काउंसिल है, ऑर्गेनाइजेशन है 6 कंट्रियों का मिलके, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और इंडिया से रिलेटेड कैसे, हम क्यों न्यूज़ पढ़ रहे हैं, सब जानेंगे। अभी 42nd मीटिंग हुई है किसकी, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हुई है। उसी मीटिंग को बोला है सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी डील का नाम दिया है इसकी मीटिंग को। तो इसमें हुआ क्या है, ये सऊदी अरेबिया में हुई है, अल उलन जगह नाम है, तो उस पर हुई है। इसमें 6 कंट्रीज है जी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में। और क्यों हुई है, जो कतर है ना, कतर को ना सऊदी अरेबिया ने अलग थलग कर दिया था अपने आप से, कि ना इससे कोई लैंड से, ना सी से, ना आपके एयर से कोई ट्रेड होगी, कतर से अलग कर दिया था। उसके रीज़न क्या थे, रीज़न भी जानेंगे। तो कतर को अलग कर दिया था, लेकिन दोबारा कतर को शामिल कर लिया है, दोबारा व्यापार करना शुरू कर दिया है। किसने, सऊदी अरबिया ने, और उसके अलाइज कंट्री है जो उसके साथी कंट्री है ना, उन्होंने कतर के साथ डील शुरू कर दी है, इसलिए ये न्यूज़ में है, समझे। अब ये कंट्री कहाँ पे, ये देख लेते हैं हम मैप पे। ये देखो जी, ये जी वेस्ट एशिया का मैप आपका देखा होगा आपने, पहली बार तो नहीं देख रहे होगा, ये होप। ये सऊदी अरबिया जी आपका, ये पेन चेंज करते हैं। ये आपका कुवैत है, छोटी सी कंट्री। ये छोटा सा आइलैंड है जी बहरीन, एक ऐसे बिंदी की तरह है जी, बिल्कुल डॉट सा बहरीन। ये देखो जी बहरीन, ये दिखाई दे रहा है आपको। और ये कतर है जी छोटा सा ही। और ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये ओमान है यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कंट्री है जी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की मेंबर, समझे। अब न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ देखते हैं अपनी पूरी डिटेल में। ये आ जाओ जी,
2017 में देखो जी सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है जी प्रतिबंध लगा दिए थे सऊदी अरेबिया ने और इसकी अलाइज जो कंट्रीज हैं, बहरीन ने और यूएई ने मिलके कतर पे, कि सारा ब्लॉक कर दिया था कि इससे कोई ट्रेड नहीं होगी, ना नेवी नवल से मतलब पानी से, ना जहाज़ से किसी से भी, ना लैंड से, ना हवाई जहाज़ से, कोई ट्रेड नहीं होगी, कोई इसके हवाई जहाज़ हमारी टेरिटरी से नहीं गुजरेंगे। प्रतिबंध कर दिया था। क्यों कर दिया था, उसके रीज़न क्या है? उसके रीज़न है जी, कतर क्या है, ज़्यादा नज़दीक जा रहा था ईरान के, और ईरान और सऊदी अरेबिया की बनती नहीं है बिल्कुल भी, एक दूसरे के दुश्मन है। क्यों? ईरान, ये सऊदी अरेबिया कहता है ईरान क्या टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और कतर भी आरोप लगाया था कि कतर भी क्या है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए। रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप उन्हीं को बोलते हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो ये सऊदी अरेबिया ने आरोप लगाया था। और ये क्या है कि जो कतर है फंडिंग देता है, टेरर फंडिंग, मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसे वगैरह देता है, सपोर्ट करता है, ये आरोप लगाए थे, इसलिए अलग थलग कर दिया था। अब जो ये डील हुई है सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी डील, इसमें क्या किया है सऊदी अरेबिया ने कि जो प्रतिबंध लगाए थे कतर पे, सारे सैंक्शन को रिमूव कर दिया, हटा दिया सऊदी अरेबिया ने, और दोबारा ट्रेड को चालू कर दिया है कतर के साथ, लैंड सी एयर बॉर्डर सबसे। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ये भाई? हम इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल है जी। क्यों? पहला तो है जी ये इसका रीज़न कि अगर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ गई, अनियमितता, इंस्टेबिलिटी आ गई, कहाँ पे? मिडल ईस्ट में, इस एरिया में जो अभी मैंने दिखाया था मैप पे, तो क्या है कि यहाँ पे अगर मान लो विद्रोह होंगे या एक दूसरे में लड़ाई होगी, फाइट होगी कंट्रीज़ का, तो ऑयल का प्रोडक्शन रुक जाएगा जी। और आपको पता है ये एरिया सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये नेचुरल गैस और ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है जी, इंडिया भी यहाँ से मंगाता है। तो ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, जब ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो हमारा भी तो इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा, हमारा जो आयात का बिल है हमारे लिए भी तो महंगा हो जाएगा। तो एक तो परेशानी ये होगी इंडिया को, समझे? सेकंड क्या होगी? सेकंड है जी, कतर ना पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट सप्लायर है एलएनजी का। एलएनजी है क्या? लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जी ये। और एग्ज़ाम में ना ये भी पूछ लेता है, बहुत बार पूछा भी हुआ है, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ का पीसीएस हो, या आपका राजस्थान का पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, या आपका बिहार पीसीएस हो, वेस्ट बंगाल पीसीएस हो, किसी का भी पीसीएस हो, गुजरात पीसीएस हो, एलएनजी है जो, इसमें मेनली कौन सी गैस आती है? एलएनजी। इसमें जी मेनली गैस कंप्राइज होती है मीथेन, CH4 फॉर्मूला बोलते हैं इसे, CH4 मीथेन, ये याद रखनी है आपको बात। तो ये क्या है, कतर एलएनजी का पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट सप्लायर है एलएनजी का। और भारत भी क्या है, अपना जो 90% नेचुरल गैस है ना, कतर से ही इंपोर्ट करता है, इस पर ही डिपेंड है कतर पे। तो समझे, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है आपका। और दूसरा क्या है कि कतर का एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया है कतर ने, और वहाँ के जो प्राइवेट इन्वेस्टर है ना कतर के, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में। तो जब कतर के लिए मान लो इन दोनों की, सऊदी अरेबिया और कतर में अच्छी बनेगी, तो क्या है कि इसके इन्वेस्टर बूस्ट करेंगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में भी आएगा। समझ आया? इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये आई थी, ये देखो जी, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एंड रीजनल, मतलब कि पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, इकोनॉमिक आर्थिक, सोशल सामाजिक, रीजनल क्षेत्रीय संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब सेटअप हुई थी? 1981 में सेटअप हुई थी। और इसके मेंबर मैं बता चुका हूँ, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये इसके मेंबर हैं। ये अब ट्रेड को बढ़ावा दे सके थी, इसलिए काम करती है ये काउंसिल, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। और इसमें क्या है कि 3 काउंसिल हैं इसमें के अंदर ही, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। एक तो सुप्रीम काउंसिल होती है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है। एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल, यहाँ के जो इन कंट्रीज़ के मिनिस्टर हैं इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके सेक्रेटेरिएट जनरल मतलब मुख्य, और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? हेडक्वार्टर, मतलब सेक्रेटेरिएट भी बोलते हैं मुख्यालय, एक ही बात है, हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट। ये जी सऊदी अरेबिया में ही है, रियाद में, समझे? तो इससे रिलेटेड यही था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी यक्षगान। यक्षगान न्यूज़ में था। यक्षगान है क्या? एक ट्रेडिशनल थिएटर है जी कर्नाटक का, याद रखनी है, कर्नाटक का। यक्षगान का तब भी नाम आए कर्नाटक। एक ट्रेडिशनल थिएटर है क्या? इसमें डांस वगैरह परफॉर्म करते हैं प्लेटफॉर्म पे, समझे?
डांस वगैरह का या कोई ड्रामा डांस ड्रामा करते हैं। और इसमें कैसा दिखता है जी, देखो आप देख लो पहले से, ये जी आपका आ जा भाई ऊपर, ये जी आपका यक्षगन। देखो जी ऐसी ड्रेस पहन के और इसको परफॉर्म करते हैं। कभी सामने से आप देखो तो एंजॉय आएगा आपको यक्षगन। अब यक्षगन के बारे में देखते हैं। ये एक टेम्पल आर्ट फॉर्म है, मतलब कि टेम्पल मंदिरों में परफॉर्म की जाती है अधिकतर। और ये कहाँ से स्टोरी लेते हैं, स्टोरी जब मान लो कोई परफॉर्म कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कोई स्टोरी भी तो लेंगे जिस पे बेस्ड होगी, पुराण वगैरह से और मिथोलॉजिकल स्टोरीज लेते हैं। और भी लेते हैं जी, महाभारत और रामायण से भी लेते हैं, समझे। पुराण मिथोलॉजिकल स्टोरी होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं अपने स्पिरिचुअल वगैरह पे, जो इमेजिनेशन में बेस्ड होती हैं, बस स्टोरी उस पर बेस्ड होती हैं। इसमें क्या क्या करते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, कॉस्ट्यूम ऑर्नामेंट्स आपने देखे होंगे, अभी मैंने दिखाया। और एक बात और, ये मेनली ये क्या है, यूजुअली कन्नड़ भाषा में परफॉर्म की जाती है, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में। लेकिन मलयालम में भी की जाती है परफॉर्म, मलयालम और तुलु दोनों भाषाओं में। तुलु क्या है जी, तुलु डायलेक्ट है साउथ कर्नाटक का, ये कर्नाटक स्टेट है, सदर्न कर्नाटक का क्या है, एक डायलेक्ट है। डायलेक्ट का मतलब होता है जी बोली, जैसे लैंग्वेज और डायलेक्ट में फ़र्क है जी। लैंग्वेज मतलब भाषा, डायलेक्ट बोली। जैसा आप कह सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो आपके, जैसे मान लो एमपी का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे क्या है, भाषा तो हिंदी है लेकिन उनकी रीजनल कोई क्षेत्रीय बोली भी तो होगी जिसमें वो बात करते हैं घर वगैरह में, तो वो बोली होती है डायलेक्ट। तो तुलु भी क्या है, डायलेक्ट है, डायलेक्ट है साउथ कर्नाटक का। तो तुलु में भी परफॉर्म होती है, मलयालम में भी और कन्नड़ में। सबसे ज़्यादा यूजुअली किस में होती है, कन्नड़ में परफॉर्म होती है। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट पहने जाते हैं, जैसे मतलब बजाए जाते हैं इस पे परफॉर्म करने के टाइम पे। उन इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, छेंदा, ये चेंदाम, मड्डालम, जग्गत्ता, चेंगिला, सिंबल भी बोलते हैं इसे, चक्राताल, एलाथलम, ये सारे इसमें यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। और इसकी थीम देखो जी, एपिसोड कहाँ से लिए जाते हैं, मोस्ट पॉपुलर थीम महाभारत से। द्रौपदी स्वयंवर, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था ना जी, जब अर्जुन ने तीर मारा था मछली की आँख में, तो वो जो सारी स्टोरी दिखाई जाती है, डिपिक्ट की जाती है, परफॉर्म की जाती हैं। और सुभद्रा विवाह हुआ था उसको भी दिखाया जाता है, रामायण से भी ली जाती हैं। राज्याभिषेक जब हुआ था जी राम का, लव कुश युद्ध हुआ था उसको दिखाया जाता है। तो ये सारे होते हैं। अब तुलु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तुलु देखो जी, द्रविडियन लैंग्वेज की डायलेक्ट है, जिससे स्पीकर कहाँ पे, तुलुनाडु में। तुलुनाडु है, तमिलनाडु नहीं है। तुलुनाडु किस किस से मिलकर बना है, कर्नाटक की 2 डिस्ट्रिक्ट आती हैं जी, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी। और केरल की एक डिस्ट्रिक्ट आती है, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट। इनको मिला के तुलुनाडु बोलते हैं। समझ आया, कभी से तमिलनाडु समझ लो आप, तुलुनाडु कर्नाटक की 2 डिस्ट्रिक्ट और केरल की एक कासरगोड, इसको बोलते हैं। ये क्या है कि ओल्डेस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन इन तुलु, तुलु में सबसे पुराना जो इस इंस्क्रिप्शन है इसका, वो 14 से लेके 15 सेंचुरी के बीच में अवेलेबल है, समझे। तो इसमें यही था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो लास्ट न्यूज़ है। लास्ट न्यूज़ क्या है जी, टॉय कैथन। आपने मैराथन का नाम सुना है ना, मैराथन किस लिए होता है, मैराथन भागने के लिए है ना। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 42 किलोमीटर फुल मैराथन। ऐसे मैराथन के बेस्ड पे कराई जा रही है एक ऐसे ही कंपटीशन कराया जा रहा है, गवर्नमेंट कंपटीशन करा रही है क्या, उसका नाम है टॉय कैथन। मतलब टॉय से आप समझ गए होंगे क्या है टॉय जी, खिलौना को बोलते हैं। ये कराई जा रही है, कौन कराई है, किसका इनिशिएटिव है ये, बहुत सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें। कौन कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री है जी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और एक संस्था है जी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इतनी सारी मिनिस्ट्री, देखो इतनी सारी मिनिस्ट्री तो कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, जब इतनी सारी मिनिस्ट्री है तो। सिर्फ इनिशिएटिव क्यों है, किस लिए, बस ये जान लो आप। इसका एम क्या है, जो टॉय बेस्ड इनोवेटिव आइडियाज़ है ना, कि खिलौने बनाने के लिए जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट करना है। और वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, इंडियन वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड होने चाहिए, जो खिलौने बने, समझे, उसको करना है। जो चिल्ड्रन वगैरह हैं उनके बिहेवियर में पॉजिटिव बिहेवियर लाना है, और गुड वैल्यू सिस्टम ताकि एस्टेब्लिश हो सके। मतलब कि खिलौने ऐसे बनाएं जो इंडियन वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड हों। ऐसे खिलौने, मान लो
आप बना दिए, जैसे भगवानों के टॉयज़ बना दिए और उनकी डिपिक्ट की, उनमें दर्शाया कि कैसे कैसे उन्हें अच्छे काम किए या करते हैं, और या फिर ऐसी स्टोरीज पे हों जो पहले घटित हो चुकी हैं, ताकि चिल्ड्रन बचपन से ही, बच्चे जो खेलें उनसे तो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। इसको प्रमोट करना है। और ये क्या है, ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। मतलब कि इंडिया में बहुत ज़्यादा टॉय बनाया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। अब इसके फीचर क्या क्या है ये देख लेते हैं। एक तो यही होगा जी, अपनी इंडियन कल्चर, इथोस, लोकल फोकलोर, हीरोज़, इंडियन वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड हो टॉय सारे। इसकी थीम क्या हो, फिटनेस, इसकी 9 थीम है जिन पे फिटनेस और स्पोर्ट्स वगैरह भी इंक्लूड होंगे टॉयज़ में। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकते हैं, स्टूडेंट, टीचर, स्टार्टअप्स, टॉय एक्सपर्ट, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और पार्टिसिपेंट को जो जीतेगा उसको 50 लाख का इनाम मिलेगा जी। आप अच्छा टॉय बनाओ और अच्छा टॉय बना के दिखाओ, गवर्नमेंट को जाओ, इसमें पार्टिसिपेट करो इस टॉय कैथन में, और आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी प्रमोट करेगा। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में। किस लिए, ताकि हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रमोट किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। यूनिटी और इंटीग्रिटी मतलब एकता और अखंडता, भारत की अखंडता को मजबूत किया जा सके, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया था मोदी जी ने। और क्या है, ये हेल्प करेगा प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल टॉयज़ को, किसके तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लाइन पे। और क्या जी इसमें, एक है जी इसमें एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा ताकि डोमेस्टिक जो टॉय इंडस्ट्रीज है ना, हमारी घरेलू जो खिलौनों की उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके और उनके पोटेंशियल को यूज किया जा सके। नेक्स्ट क्या है जी इसमें, ये क्या है, जो इम्पोर्ट हम टॉय इम्पोर्ट करते हैं, हम क्या है खिलौने जो आयात करते हैं उनको रिड्यूस करेगा। अगर हमारे देश में खिलौने बनेंगे तो उसको रिड्यूस करेगा। देखो जी, अभी क्या है कि हमारे जो इंडिया में है ना, कम से कम $1 बिलियन की डिमांड है, टॉय को खरीदते हैं, $1 बिलियन के टॉय खरीद लेते हैं। सोचो, क्योंकि जनसंख्या ही इतनी, हमारी बच्चे होते हैं हर साल इतने, तो उनके लिए खिलौने तो चाहिए ना। तो कितना खर्च होता है इसमें, हम 80%, सोचो 80% जो खिलौने हैं ना टॉयज़, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। चाइना के खिलौने आते हैं, बताओ, हमारे बच्चे बचपन से ही चाइनीज़ खिलौनों से खेलना शुरू कर देते हैं इंडिया के। अब इसी को इंपोर्ट को रोका जाए, इसी को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया है क्या, टॉय कैथन, ये याद रखना आपको। अब ये तो टॉपिक पूरे हुए जी हमारे आज के। उससे पहले आप शेयर कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अब करते हैं हम अपने क्या क्वेश्चन करते हैं, तो तैयार हो ना आप, चलो तो फिर तैयार हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, किसके, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं जी टाइगर से रिलेटेड, वो आपको कंसीडर करनी है। मैंने लास्ट डे पे, मतलब कल एक क्वेश्चन कराया था जी टाइगर पे, तो उसके बेस्ड पे भी एक स्टेटमेंट है, वो आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है, इंडिया इज़ होम टू नियरली 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन एंड हैज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड इट्स रिजॉल्व ऑफ डबलिंग टाइगर नंबर्स मेड एट सेंट पीटर्सबर्ग इन 2010। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जी, इंडिया क्या है, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जितने टाइगर है ना, 75% तो लगभग इंडिया में ही है टाइगर पूरे वर्ल्ड के। और दूसरा, इंडिया ने अपना गोल अचीव कर लिया है टाइगर को डबलिंग करने का, मतलब डबल करने का। 2010 में ना जी एक मीटिंग हुई थी टाइगर, ग्लोबल टाइगर फोरम, कहाँ पे, रसिया में हुआ था, पीटर्सबर्ग एक जगह है जी रसिया में, वहाँ पे हुआ था 2010 में। उसमें ये वचन लिया था इन लोगों ने, जितने भी गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, कि 2022 तक, 2022 2222 लिख रहा है जी, 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। लेकिन इंडिया ने ना 2022 से पहले ही डबल कर दी है हमारे इंडिया में। क्यों, क्योंकि 75% से ज़्यादा तो लगभग इंडिया में ही है टाइगर वर्ल्ड के। अब मैंने इसका आंसर तो आपको पहले ही बता दिया, ये स्टेटमेंट पहली सही है, लेकिन अब दूसरी बतानी है आपको। एज पर द लेटेस्ट टाइगर सेंसस इन इंडिया, आउट ऑफ 5 टाइगर लैंडस्केप, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट लैंडस्केप हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर। ये कह रहा है जी, हमारे इंडिया में ना 5 क्या है, 5 टाइगर लैंडस्केप है, मतलब 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं एरियाज़। और उनमें जो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट है ना, इस लैंडस्केप पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रही है, आपको बताना कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट, सेकंड,
दोनों या दोनों गलत? देखो जी पहली तो सही है, मैंने बताई दी, और दूसरी बिल्कुल सही है जी, दूसरी भी। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मिलते कहाँ पे हैं? स्टेट का नाम लिया जाए तो स्टेट में एमपी में मिलते हैं सबसे ज़्यादा। कितने? 526। और उसके बाद मिलते हैं जी कर्नाटक में। ये याद करना जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, 2020 का ही पेपर उठा कर देख लो। हाथी की कितनी जनसंख्या है? एलिफेंट पूछ लिया था, किसमें कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, यही पूछ लिया था। तो एमपी में सबसे ज़्यादा जी 526, फिर कर्नाटक में जी 524, फिर आपके उत्तराखंड में जी 442। समझे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों करेक्ट हैं। अब जो 5 लैंडस्केप हैं वो कौन कौन से, मैंने कल भी बताया था, क्वेश्चन कराया था, आज फिर देख लो। ये कौन कौन से? तो शिवालिक एंड गंगेटिक प्लेन्स। दूसरा सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट। तीसरा वेस्टर्न घाट। चौथा नॉर्थ ईस्ट हिल एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। पांचवा सुंदरबन से जी आपका। समझे? देखो आपको मैप पे एक बार आप ना मैप को माइंड में रख के ना याद क्या करो, तो वो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। ये जी हमारा इंडिया का मैप। अच्छा नहीं बना जानता हूँ, लेकिन देख लो, समझ लो आप। देखो जी एक तो यहाँ शिवालिक हिल यहाँ पे है ना, और गंगेटिक प्लेन यहाँ पे। एक तो ये हो गया लैंडस्केप, यहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में एक ये हो गया। सेकंड क्या हो गया? थर्ड सुंदरबन वेस्ट बंगाल में नहीं, यहाँ टाइगर पाया गया, एक ये हो गया। एक हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट चौथा। और पांचवा हो गया जी सेंट्रल इंडिया, ये सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट, ये दोनों को मिला के एक ही बोलते हैं, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट। तो ये 5 हो गए ना याद, अब माइंड में रहेंगे ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? अभी कराया ये तो टॉपिक, एशियन वाटर बर्ड सेंसस कौन कंडक्ट कराता है, ये बताना आपको। एशिया की जो जो वेटलैंड के जो वाटर पर डिपेंड होने वाले पक्षी हैं, उनकी गणना कौन करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, बोथ या कोई भी नहीं? बिल्कुल सही जी, वेटलैंड इंटरनेशनल करता है, अभी तो बताया आपको। और इंडिया में कौन साथ देता है इसका? BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी? सुंडा स्ट्रेट है जी। एक स्ट्रेट क्या होती है पता है ना आपको? एक ऐसी छोटी बॉडी, पानी की पतली नैरो वाटर बॉडी दैट कनेक्ट 2 लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। एक ऐसी पतली सी बॉडी होती है वाटर की, ये 2 लार्जर बॉडी, 2 बड़ी पानी की बॉडी हैं जो उनको कनेक्ट करती है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट कौन कौन से ओशियन को, समुद्र को कनेक्ट करती है, ये बताना है आपको। इंडियन ओशियन और जावा सी को, जावा सी साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन सेलेब सी, तस्मान सी, जावा सी। बताओ जी, मैप पढ़ा होगा ना आपने? ये जी फर्स्ट है जी इसका आंसर, इंडियन ओशियन और जावा सी को कनेक्ट करती है। मैं दिखाऊंगा अभी मैप पे आपको अच्छे से, अभी याद कराऊंगा। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दिखा दिया ना, आप उसका आंसर भी दे दोगे फिर मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? मैंने अच्छे से कराया है ये आसान, कितनी बार, कम से कम 3-4 बार किया है, जब से मैंने करंट अफेयर शुरू किया है ना, 3-4 बार किया है और अच्छे से बताया है। इसके बारे में बताना कौन कौन से मेंबर आसियान के इनमें से हैं जो दिए गए हैं। ये जी 1 2 3 4 5 डालो इन पे। पहला जी वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव, लाओस। आपका आंसर है जी, बताना है 1 3 4 5 है, या ये 1 2 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5, पूरे सारे के सारे करेक्ट हैं। आसियान के मेंबर कौन कौन से जी? देखो जी इसमें मालदीव नहीं है और बाकी सारे हैं, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस। 1 2 3 5, तो आंसर हो जाएगा सी। अब इसके मेंबर दिखाता हूँ आपको, ये देखो, पहले ये मैप देखो आपको। ये यहाँ पे हमारा इंडिया है जी, इंडिया के साइड में म्यांमार है, थाईलैंड है। ये यहाँ पे जो कंट्रीज़ है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया है जो महाद्वीप हमारा। ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा ना नीचे, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर नॉर्दर्न साइड में, और इंडिया के ये भी इस पार्ट में, साउथ ईस्ट एरिया में। और ये एशिया महाद्वीप का साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं इसे। तो ये सारे कंट्रीज आते हैं ना जो ये हैं इसके पार्ट आसियान के। आप इस मैप पे देखो, पहला ये म्यांमार आपका, लाओस, ये हो गया थाईलैंड, ये कंबोडिया, ये वियतनाम, समझे, और ये फिलीपींस, ये आपका मलेशिया, यहाँ पे सिंगापुर छोटा सा, ये ब्रुनई और इंडोनेशिया। ये 10 कंट्रीज़ हैं जी। आपको याद हो गए होंगे, मैंने पहले भी बहुत बार बताया। एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में ना कहीं कहीं कोई से एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि लैंड लॉक कंट्री कौन सी है। लैंड लॉक कंट्री उसे बोलते हैं जी जो पूरी तरह से भूमि से घिरी हुई हो, चारों तरफ से पानी से टच ना हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री है, देखो ये लाओस, इधर चाइना आ जाता है, इधर वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इनके बीच में आती है लाओस। ये पानी से कहीं भी टच नहीं है, लाओस एक कंट्री है यहाँ पे, समझे।
और सुंडा स्ट्रेट कहाँ पे, ये तो मैंने बताया ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, अभी बताएंगे आपको, पहले ही मिटाना पड़ेगा मुझे सब, तभी समझ आएगा आपको। एक सेकंड वेट करो आप। ये मिट गया, सारा तो नहीं मिटा जी, कोई नहीं। ये देखो जी, ये इंडोनेशिया ना आपका, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है और ये दूसरा आइलैंड है। इनके बीच में ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको स्टेट, ये स्टेट है। और ये आपका जावा सी है, जावा सी, और ये इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन और जावा सी दोनों को करेक्ट करता है ये सुंडा स्टेट, ये समझे। ये है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी मारपोल कन्वेंशन समटाइम सीन इन न्यूज़। मारपोल कन्वेंशन न्यूज़ में दिखती है जी, ये किससे रिलेटेड है ये बताना है आपको। फर्स्ट है जी कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। मतलब जो होते हैं ना आपके ड्रग्स वगैरह जो नशे करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनसे क्या रिलेटेड है क्या ये कन्वेंशन। दूसरा, केमिकल वीपन्स और उनके प्रीकर्सर्स, मतलब जो हथियार होते हैं ना जी, केमिकल्स हथियार, उनको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उससे रिलेटेड है क्या। या फिर शिप से जो पानी के जहाज़ होते हैं उनमें से पॉल्यूशन होता है, उसको रोकने के लिए उनसे रिलेटेड है। या सेफ्टी सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी ऑफ एयर से, मतलब एयर स्पेस से, कि जो सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड है क्या, बताना है आपको कौन सा है। ये जी देखो, इसका आंसर है सी, किससे रिलेटेड है, शिप से, मारपोल कन्वेंशन। ये जी एक हमारी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसने अडॉप्ट की थी ये मारपोल। मारपोल कब किया था अडॉप्ट, ये किया था 2008 में, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप। ये जिसके जहाज़ से जो ओशियन में जो भी पॉल्यूशन होता है ना उसको रोका जा सके, समझे। तो उसके लिए अडॉप्ट की थी 2008 में, किसने, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने। तो मारपोल आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, जो शिप से पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए। अब नेक्स्ट है जी यक्षगान, जो अभी पढ़ा है आपने उससे रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट बोलती है इट इज़ परफॉर्म्ड इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में परफॉर्म होती है, ये बताना आपको। इट इज़ ट्रेडिशनल थिएटर, इट इज़ ए ट्रेडिशनल थिएटर बेस्ड ऑन द थीम फ्रॉम फ्रॉम महाभारता एंड रामायण। मतलब ऐसा ट्रेडिशनल थिएटर है जिसकी थीम बेस्ड होती है महाभारत और रामायण पे। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो जी पहला दूसरा या दोनों करेक्ट हैं, दोनों गलत हैं। देखो जी पहला गलत है, अभी बताया कर्नाटक, चीख चीख के गला फाड़ के बोला मैंने, कर्नाटक से है रिलेटेड, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी सही है, हाँ जी महाभारत रामायण और पुराण से भी, और मिथोलॉजिकल स्टोरीज भी इसमें होती हैं जब परफॉर्म करते हैं, दिखाते हैं ये। तो दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको शेयर करना है नहीं करना है ये आपकी मर्ज़ी, और सब्सक्राइब करना है नहीं करना है ये भी आपकी मर्ज़ी। कल मिलते हैं जी, कल के लिए करो वेट।